अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं ऑस्ट्रेलिया से आपके साथ हाजिर हूँ। और मेरे साथ पाकिस्तान से जनाब मियाँ तारिक साहब तशरीफ रखते हैं और पाकिस्तान से ही जनाब मियाँ खलील साहब तशरीफ रखते हैं। और आज के जो बड़े मौज़ूआत हैं उनके अंदर हमारे पास इंटरनेशनल मौज़ूआत में टिकटॉक के हवाले से जो अमेरिकन कांग्रेस है उसने कुछ डिसीजन लिया है और डोनाल्ड ब्लू को भी उन्होंने तलब किया है जो पाकिस्तान के हवाले से है। और फिर इसके अलावा उसके जो कुछ असरात हैं पाकिस्तान के ऊपर, एक जो वार चाइना और इसकी अमेरिका की एक जो थोड़ी सी इकोनॉमिक वार अभी तो है और उसके थोड़े से कुछ असरात हैं। इसके अलावा हम मियाँ ताहिर साहब ये पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के हवाले से जो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का फैसला किया और अब वो कह रहे हैं कि ये फैसला गलत था, लेकिन उस फैसले की कोई भी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। तो ये क्या मामला हैं। और नए वजीर दाखिला और नए वजीर खजाना वगैरह जो हैं वो भी आए हैं और उनका क्या साथ हैं। मियाँ खलील साहब से हम नए वजीर खजाना और आईएमएफ के हवाले से पूछेंगे। तो ये बड़े मौजूआत हैं। तो पहले हम चलते हैं मियाँ ताहिर साहब के साथ और उनसे पूछते हैं कि जनाब हमें बताइए कि पाकिस्तान के अंदर क्या मामलात हैं पीटीआई के हवाले से और ये क्यों हो रहा है जो ओनरशिप वाला मामला है डिसीजन का। तो जनाब मियाँ ताहिर साहब। देखें जी, मोहम्मद अली साहब हमारे जो पीटीआई के लोग हैं, वो हमेशा वो समझते हैं कि उनका जो अवतार है उनकी तरफ जो आया है, वो जो फैसले करता है ना, दुनिया का कोई बंदा वैसा फैसला कर ही नहीं सकता। और वो कहते हैं कि जो दीवार के उस पार देख लेता है वो, और वो ऐसा देखता है कि फिर बाकी जो है ना वो देखते रह जाते हैं। ये मतलब उनके ख्यालात हैं, और वो इसी पैराए में हर चीज को नापते हैं, तोलते हैं। हर हिकमत अमली को, और हर वो हिकमत अमली जो मौजूद भी नहीं होती उसको भी वो उसी तरह बयान कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो बल्ले का निशान, जब इनकी पार्टी का इलेक्शन देखे, मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि ये बल्ले का जो पार्टी इलेक्शन था, इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इसमें प्योरली इनका अपना कसूर था, पीटीआई का। और वो कसूर ये था कि ये टाइमली अपना इलेक्शन नहीं करवा सके। यानी कि इनको इलेक्शन जिस वक्त, अगर मतलब आप 2 साल डिले करके करवा रहे थे या 1.5 साल डिले करके करवा रहे थे, तो आप शुरू में करवा लेते। फिर जब आप नहीं करवाया आपने, तो फिर तो जाहिर है कि फिर जिन्होंने ठान ली थी कि अब इनको पार्टी के तौर पे नहीं रहने देना, इस पार्टी के तौर पे, तो फिर उन्होंने तो हर तरफ से आपका नाटका बंद करना था। फिर वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था पार्टी का, उसको ही उठा लिया गया। तो वो इलेक्शन नल एंड वाइड हो गया, कोई वो सबूत ना दे सके। फिर दूसरा इलेक्शन जो है वो आपने, दूसरा इलेक्शन ही आप बाकियों को शामिल करके करवा लेते। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि अकबर एस बाबर इलेक्शन जीत जाता। कोई इलेक्शन नहीं वो जीतने वाला था। उसको शामिल कर लेते, उसको एज ए कैंडिडेट ले लेते, वो कंटेस्ट करता, आप उसको कर लेते। अब वो नहीं हुआ। ये सब कुछ नहीं हुआ इसलिए कि वो हर पार्टी की तरह पीटीआई में भी एक ही बंदे की चलती है, और वो इमरान खान है। सारे उसकी तरफ देखते हैं कि वो जो वो कहेंगे वो ही होगा। तो उन्होंने चूंकि अलाउ नहीं किया था कि इस तरह का इलेक्शन करवाएं, फिर वो बल्ले का निशान छिन गया। जब छिन गया, तो उस दौरान इन्हें पता चल गया था कि हमारे पास बल्ले का निशान अब नहीं आना, बेशक कोर्ट्स में चले जाएं या मतलब पेशावर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ देने की कोशिश की, लेकिन वो अल्टीमेटली नहीं रहा इनके पास। तो इससे पहले ही, जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ था, इससे पहले ही इनकी बातचीत जो है वो दो सतहों पे चल रही थी। एक तो शिरानी ग्रुप है जेयूआई का, मौलाना फजल रहमान से टूटा हुआ, उनके साथ। दूसरी इनकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ। अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इनके मामला जो अब सामने आई है बात, कि वो फाइनल हो चुके थे। शिरानी ग्रुप के साथ भी फाइनल हो चुके थे। शिरानी ग्रुप से अब ये शेर अफजल मरवत ने ये भांडा फोड़ा है
कि जी शरानी ग्रुप से सारे मामला फाइनल हो गए, लेकिन पता नहीं किसने बाद में वो सारे चीजें जो है ना वो डिसमेंटल कर दी, जो भी उनके साथ मुआहदा होने हो गया था और वो सिर्फ साइन होना बाकी थे। इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ भी इनके फाइनल हो गए, लेकिन कोई बल्लेबाज की तरफ लेके चला गया, तीसरी पार्टी थी एक बल्लेबाज कि नहीं जी उसके साथ इत्तेहाद होगा। बल्लेबाज को उन्होंने उठा लिया, जिन्होंने उठाना था उठा के वो लाहौर ले आए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। फिर ये चल पड़े जी कि नहीं अब इलेक्शन के बाद हुआ कि जी अब हम MWM के साथ करेंगे। अब MWM जो जब नाम सामने आया, जो मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन है उनका नाम सामने आया, तो वो चूंकि अहले तशय्युह की पार्टी है और वो अहले तशय्युह वाला फैक्शन है कि जो डायरेक्ट ईरान के साथ जिनके ताल्लुकात है, तो उस पर रिएक्शन आया पार्टी के अंदर। तो फिर इन्होंने डाइवर्ट किया कि नहीं हम वापस सुन्नी इत्तेहाद की तरफ जाते हैं, यानी कि उस पार्टी की तरफ चले गए और जिन्होंने जो जिसपे इनको बड़ा तकिया था उन वकीलों पे कि वो बड़े साइब मशवरे देंगे, वो कहीं इधर से उधर नहीं होने देंगे और पार्टी को ऐसे संभाल के रखेंगे कि ठंडी तत्ती हवा नहीं लगेगी। उन्हीं वकीलों को ये पता ही नहीं था कि ये पार्टी जो है ये तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया है इसने, इस पार्टी का तो इलेक्शन सिंबल ही नहीं है। इस पार्टी के सरबराह ने जो इलेक्शन लड़ा है, हामिद रजा ने, साहबजादा हामिद रजा ने, वो किसी और मतलब निशान पे लड़ा है, वो अपने पार्टी के निशान पे, उसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा हुआ। इस ये पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी कहला ही नहीं सकती। पहली बात तो ये है। ये और बात है कि जी लिस्टें जमा कराई नहीं कराई, वो तो जाहिर है कि जब वो पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रही बतौर पार्टी, तो वो क्यों जमा करवाएगी लिस्टें। अब इसको इन्होंने सारा एक हाइप दे के तो मसला ये बनाया कि हमें जानबूझ के महरूम किया जा रहा है, पार्टी तो है, रजिस्टर्ड पार्टी है, ये है वो है। लेकिन अब देखें कि पेशावर हाई कोर्ट जो कि तस्वर की जाती है कि PTI के हक में हर फैसला देती रही है और देती है, उसके 5 रुकनी बेंच ने क्लियर फैसला दिया और फिर उन्होंने ये समझाई बात कि भाई ये तो पार्टी पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती एज पॉलिटिकल पार्टी इन इलेक्शंस में। तो जो इलेक्शन में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो इंटरेस्टेड ही नहीं थी, इसका मतलब कि वो पार्टी इस इन इलेक्शन में इंटरेस्टेड ही नहीं थी, उसको हम पार्टी कैसे मान लें। तो उसकी दी हुई लिस्ट जो बाद में आई है उसको कैसे लिस्ट तस्वर कर लिया जाए। तो अब ये जो मामला सारे चले हैं, इससे पार्टी के अंदर एक बहुत ही अजीबोगरीब गुमसान का रन है। जो चेयरमैन साहब हैं वो अभी मैंने कल ट्वीट भी किया था कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले बैरिस्टर जफर अली जफर और उमर अयूब और गौहर, बैरिस्टर गौहर जो हैं, ये मिलने गए हैं, तो उन तीनों को उसने कहा कि भाई आप लोग रिजाइन कर दें पार्लियामेंट से। अब ये उनके लिए बहुत ही एक अचानक बमशेल था, तो वो परेशान हो गए। तो उन्होंने मतलब ये एक ना खामोशी तारी हो गई। तो उसमें अली जफर ने फिर लिबर्टी ली और उसने बोल के कहा कि जी चेयरमैन साहब क्या मतलब हम रिजाइन कर दें, हम तो इस तरह तो बड़ा मसला बन जाएगा। उसने कहा हाँ हाँ रिजाइन करें और सड़कों पे आए, हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहेंगे, सड़कों पे आए हैं और फिर देखें इनको क्या टफ टाइम मिलता है। ये टफ टाइम वो बहुत देते हैं। आपको पता कब से शुरू किया उन्होंने, मैं असम्बलियाँ तोड़ूंगा टफ टाइम मिलेगा, मैं पंजाब असम्बली तोड़ूंगा टफ टाइम मिलेगा, मैंने KP असम्बली तोड़ी टफ टाइम मिलेगा। तो उल्टा टफ टाइम इनको ही मिला अब तक। तो जब ये कहा तो उस पे फिर अली जफर ने कहा कि देखें ये अनारकी है, अगर हम पार्लियामेंट से निकल आते हैं और सड़कों पे आ जाते हैं तो फिर ये अनारकी है। और अब पता नहीं कि अली जफर ने किस दिल के साथ ये कहा कि देखें ये अनारकी हम हमारा मुल्क इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके जवाब में फिर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये क्या है, अनारकी है तो अनारकी है, मैं जेल में सड़ रहा हूँ, आप लोग पार्लियामेंट में तकरीरें कर रहे हैं, तो बस मैंने कह दिया सो कह दिया, अब आप लोग रिजाइन करें। तो ये फिर बड़ी परेशानी थी उनके यहाँ। तो इसको उन्होंने आके जहां उन्होंने शेयर करना था शेयर किया। तो जब वहां पे शेयर हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि यार इसकी मुलाकातों पे पाबंदी लगाओ, ये तो पता नहीं क्या कर देगा, लोगों को किस तरफ लेके जा रहा है, तो फिलहाल लोगों को इससे दूर रखें।
तो बजाय इसके के लोग इसके पास जाएं और ये तीली लगाए और आग भड़काने की कोशिश करें। तो ये वजह है असल में जो इनकी मुलाकातों पे पाबंदी लगी है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। तो इस वक्त हर कोई अपनी अपनी कहानी बयान कर रहा है और हामिद रजा साहब अपनी जगह पे नाराज बैठे हुए हैं। मियां साहब, आप जल्दी से मुझे ये बताइए कि आपके जो वजीर दाखिला साहब आए हैं उनके क्या वजूहत हैं आने की, फिर हम उसके बाद मियां खलील साहब की तरफ चलते हैं। वजीर दाखिला साहब जी, बड़े उनकी आपने देखा ही है कि पंजाब में उनकी जो परफॉर्मेंस रही है और जिस तरह से उन्होंने मोशन स्पीड का मुजाहरा किया है। सर, उन्होंने वो हमारे जो पीटीआई के अहबाब हैं वो तो बहुत नाला हैं हमसे। सारे ही नाला हैं उनसे, और वो उस वक्त भी नाला यही थे तो उनका क्रेडिट है। जब वो वजीर आला थे, और उन्होंने जो बेंचमार्क मुकर्रर किए हैं, बना दिए हैं। अब किसी को भी उन बेंचमार्क तक पहुंचना वो बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्हें अब वजीर दाखिला बनाया गया है कि ताकि जो कुछ चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन होना है, डॉलर की स्मगलिंग और बाकी स्मगलिंग जो है उसको रोकना है। तो इसलिए ऐसे बंदे की ज़रूरत थी, तो इसलिए मोहसिन नकवी साहब को लेके आया गया। अच्छा जी, हम चलते हैं मियां खलील साहब की तरफ से और पूछते हैं कि जनाब आपके नए वजीर खजाना आ गए हैं और टेक्नोक्रेट हैं, बी बैंक से हमारे एक्स बीबीएन है। तो आप कुछ बताइएगा कि इनके आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात कैसे होंगे, और दूसरा इनके जो व्यूज हैं उनके हवाले से ये कहते हैं कि हम पीपीपी में जाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह, प्राइवेटाइजेशन। तो कुछ ब्रीफली हमें जरा आप जल्दी से बताइए कि हाँ, क्या अली, लगता है। बड़ी बड़ी मुख्तसर सी बात है। वजीर खजाना इनको बनाया गया, इस पर जो तनकीद करते हैं वो तो ये कहते हैं कि उन्होंने हबीब बैंक का जो हाल किया वो शायद पाकिस्तान का भी ना कर दें। वहां कौन से उन्होंने तरक्की इतनी कर ली, बहुत ज्यादा। लेकिन असल वजह यही थी कि वो कोई ऐसा वजीर खजाना नहीं लाना चाहते थे जो पब्लिक के हक में कोई फैसला करे, या उसके जहन में आकर भाई वो सियासी बंदा हो तो उसको कहा नहीं, या इतना जरा लोगों को नहीं हम तंग करना, रिलीफ देना है। तो फिलहाल उनका ख्याल है कि हम रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। और जो ऐसा बंदा है जिसका पब्लिक से बराह रास्त कोई तल्लक नहीं होगा और वही ये काम कर सकता है, जैसे पीछे निगरान हुकूमत ने जो करते, निगरान से पहले जो पीडीएम की हुकूमत ने बनाया था वो करते रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इनको लगाया है कि ये वो कहते हैं ना कि बड़े ठोस दिल से, बड़े सख्त दिल से फैसले करते रहेंगे। और वहां पे उसका क्या असर होगा, इसलिए आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात के लिए उनको ऐसा बंदा चाहिए था फौरी तौर पे, जो अवाम के रिलीफ की बात ना करे। आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान आया हुआ है और वो बेसिकली इस प्रोग्राम की किस्त की तो बात चल ही रही है। वो तो इनको मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। वो नेक्स्ट जो प्रोग्राम की जो बात कर रहे हैं ना, उसकी वो इब्तदाई जायजा ले रहा है कि वो पाकिस्तान क्या करेगा। इस मामले में उन्होंने अभी इनको बिजली, गैस और उसके फिर रेट्स का थोड़ा सा जिक्र किया है कि आप उसके करें, फिर परचून पे टैक्स लगाएं, जो उससे ताजर तबका हमेशा खिलाफ हो जाता है इसके और नहीं देता। वो टैक्स लगाएं, आप प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाएं। और लेकिन ये है कि आपने करेंगे तो आपको प्रोग्राम मिलेगा। और उनका ख्याल है कि इसहाक डार साहब या कोई और सियासी बंदा होता तो वो शायद ये यकदम यकमुश्त इतने फैसले ना कर सकता। इससे वो जो कहेंगे वो कहेगा यस सर, वो काम हो जाएगा। और वो एक दो 6 महीने साल में ये काम मुकम्मल करके फिर शायद कोई बदल लें या कोई चक्कर चल लें। लेकिन इसकी वाहिद रीजन यही है कि वो एक गैर सियासी बंदा चाहते थे जो फैसला कर ले, जिसको अवाम का कोई डायरेक्ट उसको फिक्र ना हो कि अवाम क्या होगा। ये है इसके पीछे सारी वजह। और वो इसमें अभी तक तो कामयाब जा रहे हैं। आईएमएफ ने अभी तक उनको कोई रेड सिग्नल तो नहीं दिया, लेकिन ग्रीन भी नहीं दिया। लेकिन उसमें थोड़ी सी उम्मीद दिलाई है कि आप अच्छे जा रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको प्रोग्राम भी मिल जाएगा। ये सूरत हाल। जनाब, तब नाज़रीन, अब आप हम थोड़ा सा आपको अपडेट देते हैं अमेरिका और यूएस के हवाले से। उनकी ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा टसल है, और करंटली जो टसल है वो टिकटॉक के ऊपर है। अब टिकटॉक जो है वो एक बहुत बड़ा उनका इदारा बन गया, तकरीबन $100 बिलियन से ज्यादा की उसकी वर्थ है। तो अमेरिका में
उनके जो अवानी नुमाइंदगान है उन्होंने कहा है कि जी आप इसको बेचें, डिसइन्वेस्ट करें। जो बाइट डांस है चाइनीज ओनर। अब देखें कि उसके हवाले से जो ट्रम्प के एक पुराने सेक्रेटरी हैं उसके खजाना के, वो कोशिश कर रहे हैं एक कंसोर्शियम रेस करने की। लेकिन ये जो टसल है ये अब चाइना के अंदर भी बड़ी है। चाइना ने इस वक्त एक कैंपेन शुरू किया है कि डिलीट अमेरिका। तो उसके अंदर वो जितने भी अमेरिकन प्रोग्राम्स उनके चल रहे हैं या जो कुछ भी है उसको वो डिलीट कर रहे हैं, या उनके रिसोर्सेज को वो रिप्लेस करने जा रहे हैं चाइनीज जो इन हाउस उनके अपने हैं। तो ये अब जो ग्लोबली ये काफी एक इस तरफ बढ़ती जा रही है, एक जो फ्रिक्शन है। अब देखें अब इसका एंड क्या होता है, लेकिन इसके डेफिनेटली जो असरात हैं वो पाकिस्तान पे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एक तो इकॉनमी जो है वो अमेरिका वगैरह यूरोप के साथ वाबस्ता है और IMF के भी मसाइल हैं। और दूसरा पाकिस्तान जो है रीजनल हवाले से वो चाइना के साथ भी है, और CPEC और BRI जो है। तो ये सारे मामलात हैं, हम देखेंगे किस तरफ करवट लेते हैं। लेकिन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान को बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा इस सारे मामले के अंदर। तो इसके साथ ही जनाब हम इजाजत देते हैं और अपने नए प्रोग्राम के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।